दो शहरी दो गांव की ननद। जबलपुर गांव में रहने वाली मेनका की 4 बेटी और एक बेटा था। रवि चारों बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी 2 बरस पहले चेताली से हो चुकी थी। जहां मेनका की 2 बेटियां उर्वी और कायशा हजारों किलोमीटर दूर शहर में पढ़ रही थी, वहीं उसकी 2 बेटी मानवी और सिया गांव में ही रह रही थी। हॉल में बैठी मेनका फोन पर बात कर रही थी, तभी हाथों में चाय का कप लिए उसकी बहू चैताली वहां आती है। क्या बात है माँ जी, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। पूरा घर आंगन आपकी खिलखिलाहट से चिड़िया की तरह चहक उठा है। अरे बहू, बात ही ऐसी है, शहर से तेरी दोनों ननद गांव आ रही हैं। आज तू मेरी दोनों बेटियों के मनपसंद का खाना बनाना और तुम दोनों जाकर उनके कमरे की सफाई करो। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी 2 बेटियां इतनी बोर्डम हैं। चैताली की दोनों ननद बेहद ही सीधी सादी थी। सिर्फ सलवार सूट ही उनका पहरावा था। पढ़ाई के प्रति उनका खास रुझान होने के बावजूद भी मेनका ने उनके कदम मैट्रिक के बाद घर में बांध दिए और दूसरी ओर अपनी 2 बेटियों को पढ़ने के लिए जमा पूंजी से शहर भेज दिया। कुछ ही घंटों में मेनका की दोनों बेटी मॉडर्न अवतार में लगेज लिए घर में दस्तक देती हैं। मॉम, आओ आओ मेरी लाडली बेटियों, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। पूरे 3 साल बाद तुम्हें देखा है। शहर में जाकर और ज्यादा सुंदर हो गई हो। किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हें। ओह मॉम, अब आपकी बेटी शहर में रहती हैं, वहाँ के लोग गांव देहात की नजर गुजर जैसी बेतुकी बातों में भरोसा नहीं करते। मॉम प्लीज सामने से साइड हटिए, अगर 1 सेकेंड और हम ये लगेज लेकर खड़े रहे तो बेहोश ना हो जाएं। अरे बेहोश हो मेरी बेटियों की दुश्मन, आओ आओ बैठो। मेनका अपनी दोनों बेटियों से बातें ही कर रही थी कि तभी चैताली अपनी शहरी ननद के लिए चाय नाश्ते की थाली लिए हुए उनके सामने आती है। ये लो मेरी प्यारी ननद जी, चैताली स्पेशल चाय देखो। तुम्हारी भाभी तुम दोनों की पसंद 3 सालों में भी भूली नहीं है। मुझे याद है कि तुम्हें चाय पर पालक पनीर के पकौड़े कितने पसंद हैं। भाभी, अब हमारी पसंद पहले जैसी नहीं रही। ये समोसे पकौड़े हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेकार हैं। मगर मैंने बड़ी मन से तुम दोनों के लिए इतना सब बनाया था, अब ये बर्बाद हो जाएगा। अरे भाभी, बर्बाद क्यों होगा? हमारी गांव की गवार बहनों को ये तला भुना खाने को दे दो और हम दोनों बहनों के लिए ब्लैक कॉफी बना दो। अपनी शहरी ननदों के ताने बाने सुनकर चैताली का मन अपनी भोली भाली गांव की ननद के लिए भर जाता है। तभी उदास आंखों से मानवी मर्म लहजे में कहती है, सही तो कह रही है सौम्या भाभी, वैसे भी हम दोनों बहनों को दाल चावल के सिवा मेहमानों के आने के मौके पर तो ये पूरी पकवान नसीब होता है। अपनी दोनों ननद के शब्दों में शुमार दुख को भाप कर उनकी भाभी चैताली उनके पीछे पीछे कमरे में आ पहुंचती है, जहां दोनों बहनें फपक फपक कर रो रही होती हैं। तभी चैताली उन्हें चुप कराती है। मानवी, सिया, चुप हो जाओ। आंसू बहाना समझदारी नहीं बल्कि बुजदिली है। हम क्या करें भाभी माँ, हम चारों बहनों में ये दोहरा बर्ताव क्यों करती हैं? एक ओर वो उर्वी और कायशा पर जान छिड़कती हैं, वहीं दूसरी ओर हम दोनों बहनों को दुत्कारती रहती हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे माँ ने हमें अपने कोख से जन्म ही नहीं दिया। अपनी ननद के बहते आंसू देखकर चैताली अपने पति रवि के आने पर उसे ये समस्या साझा करती है। अजी माँ जी का अपनी बेटियों के प्रति ऐसा दोहरा बर्ताव उनकी बेटियों में बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है। चैताली, ये देखने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। माँ के लिए उसकी शहरी बेटियों से बढ़कर कोई नहीं। चैताली सारी रात अपनी सास के स्वभाव के बारे में सोचती है। अगली सुबह उर्वी अपनी बहनों को नीचा दिखाते हुए कहती है, अरे मानवी, सिया, साल के 365 दिन तुम दोनों सलवार सूट पहनकर बोर नहीं होती हो क्या? जब देखो एकदम स्वामी टाइप की बनी फिरती हो। जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, मगर तुम दोनों बहनें मॉडर्न बनने की बजाय बोर्डम बनी बैठी हो। उर्वी, सलवार सूट और साड़ी तो हमारी संस्कृति और सभ्यता है। शायद शहर जाकर तुम दोनों ने लोगों की देखा देखी इस बात को बिसार दिया है। चैताली की फटकार उसकी शहरी ननद को औंधे मुंह कर देता है, जिसके बाद दोनों बहन पांव पटकते हुए कमरे में चली जाती हैं और मेनका कहती है, अरे चैताली बहू, क्या जरूरत थी तुझे अपनी चलाने की? देखा, दुखा दिया ना मेरी दोनों बेटियों का दिल। ये सुनकर मेनका की बेटी मानवी उससे कहती है,
क्या बात है माँ, शहर से आई अपनी बेटियों के लिए 2 बुरे शब्द भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुए और ननद भाभी के बीच एक छोटी मोटी नोक झोंक देखकर आपको गवारा ना हुआ? मानवी, खबरदार जो मुझसे इतनी बेरुखी से बात की तो। माँ जी, मानवी खरा सच कह रही है। अगर 4 ननद के बीच ये भेदभाव उनकी भाभी करती तो क्षण भर को शोभा देता, मगर आप तो उनकी जननी हैं। फिर अपने ही खून में ये दोहरा बर्ताव क्यों? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मेरी गाय जैसी बेटियों के मुंह में जुबान कैसे आ गया। ये माँ बेटी के बीच तेरी मंथराई का नतीजा है। माँ जी, आप मेरी बात का गलत माने मिला रही हैं। अगर मैं भाभी होकर अपनी चारों ननद को एक ही नजरिए से नाप सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? माँ होकर भी आप अपनी चारों बेटियों को समझ नहीं पाई? बहू के लाख समझाने बुझाने के बावजूद मेनका में अपनी गांव की बेटियों के प्रति रूखे बर्ताव में रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आता। समय बीतता है। एक रोज मेनका अपनी चारों बेटियों के लिए कपड़े खरीद कर लाती हुई कमरे में बैठी बड़बड़ा रही होती है। ये दोनों फैशनेबल कपड़े मेरी शायरी बेटियों पर बहुत फबेंगे। बाकी मेरी गवार बेटियों के लिए ये सस्ते सलवार सूट ही बहुत हैं। इसके बाद मेनका अपनी चारों बेटियों को बुलाकर उन्हें एक एक जोड़ी कपड़े दे देती है, जिसे देखकर मानवी और सिया फूले नहीं समाती और बोल पड़ती हैं। शुक्रिया माँ, ये तोहफा हम बहनों के लिए बेशकीमती है। माँ, इसकी क्या जरूरत थी, हमारे पास बहुतेरे सूट थे। रख लो सिया और मानवी, माँ जी का आशीर्वाद समझकर। अरे उर्वी, कायशा, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों फीकी पड़ गई? गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? गिफ्ट माय फुट। माँ, आप भी हमारी गांव की बहनों से कम बोडम नहीं है। हर ये टुच्चे से कपड़े हम नहीं पहनते। हम शहर के बड़े बड़े मॉल के ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। ये आप ही रखिए। रहने दे उर्वी, खामखा कहाँ सर खपा रही है। माँ के कदम इस गांव से बाहर गए होते तब तो इनका संसार तो इस 6 मीटर की साड़ी में समाया है। अपनी बेटियों का रईसी का रुझान देखकर मेनका की भटक खुल जाती है। बावजूद इसके शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। तभी चैताली कहती है, बस करो, तुम दोनों ने रिश्तों को रौंद कर रख दिया है। कभी सोचा है तुम्हारे कड़वे शब्द कितनों के दिल को छल्ली छल्ली करते हैं? इंसान मॉडर्न पहरावे से नहीं, सुनहरी सोच से होता है। ओ प्लीज भाभी, ये भाषण झाड़ना बंद करो, समझी? और माँ, तुम्हारे सामने कल की आई भाभी हम ननद को नीचा दिखा रही है और तुम बुद्ध बनी खड़ी हो। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं ठहरेंगी। इतने के बाद उर्वी और कायशा शहर लौट जाती हैं और पढ़ाई के पूरी होने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचती हैं। देखना कायशा, हमारे आकर्षक छवि के कारण मैनेजर का पद तो पक्का है। हाँ, बस एक बार ये जॉब हाथ आ जाए, फिर हम पीछे मुड़कर परिवार को नहीं देखना पड़ेगा। दोनों बहनें बड़बड़ा ही रही थी, तभी कंपनी के केबिन में कंपनी की मालकिन सेलिना साड़ी का पहरावा पहने पहुंचती है। कुछ देर बाद, सॉरी, मगर तुम दोनों में इस कंपनी में काम करने की काबिलियत नहीं है। मगर मैम, बगैर हमारी डिग्री देखे आप फैसला कैसे कर सकती हैं? लुक एट योरसेल्फ, इस शॉर्ट्स पहनावे के साथ तुम्हें ये क्लार्क का काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ऑफिस में इंडियन कल्चर अलाउड है। तुम जा सकती हो। सेलिना की फटकार शहरी ननद के घमंड को निचोड़ कर रख देती है, जिसके बाद उनके कानों में अपनी भाभी के कहे शब्द गूंज उठते हैं। कल तक उन्होंने अपनी शहरी रुझान से जिस पहरावे को रौंदा था, आज उसी की कमी के आधार पर दोनों औंधे मुंह गिरती हैं। इसलिए कभी किसी शख्स को गांव शहर के आधार पर जज न करें, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। कचौड़ी बेचने वाली सास बहू की सफलता। श्यामली गांव में रहने वाली कंचन और फूलवती सास बहू की जोड़ी घरेलू तौर पर कचौड़ियां बनाकर बेचा करती थी। अरे वाह बहू, तेरे हाथों की तली सारी कचौड़ियाँ कैसे गुब्बारे के जैसे फूल रही है। माँ जी, कचौड़ियाँ जितनी अच्छी बनेंगी बिक्री उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगा कचौड़ियों का उत्पादन। ले बहू, मैंने आलू काट धोकर रख दिए हैं, भंडारा आलू तैयार कर दे। कंचन कचौड़ियां तलने के बाद सब्जी तैयार करती है। दोपहर होने को आ गई है, अब तक कोई भी कचौड़ी खाने नहीं आया। अरे बहू, अपने गांव के भीतर गिने चुने संख्या में तो लोग हैं, हो सकता है देरी में आए। कुछ देर बाद, अब फूलवती भौजाई, अरे कहाँ हो? अरे एक साथ कहाँ ओझल हो गई सास बहू की टोली? शंभू चाचा, आप?
बहुरिया जरा जल्दी से 4 कचौड़ियां और एक कटोरी चटपटी भंडारा आलू की सब्जी दे दे। क्यों शंभू, सवेरे से कहाँ लापता थे? अरे पूछो मत भौजाई, सवेरे से खेत की बनिहारी में लगा पड़ा था। अब वो तो गनीमत है कि इस गांव में तुम दोनों सास बहू ने घर में ही कचौड़ी बेचने का धंधा खोला हुआ है, वरना हम जैसे बिना लुगाई वाले लोग धूप से जलकर मरकर चूल्हा झोंकते हैं। वो सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार से खुशहाल थीं। बहू, कितना भला है ना कि हम घर की देखरेख के साथ इन कचौड़ियों से कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। सो तो है माँ जी, हम थोड़े में भी खुश हैं। कचौड़ियां बेचकर दोनों सास बहू इतना जोड़ लेती थीं जिससे घर का गुजर बसर साधारण तौर पर चल सके। मगर एक सवेरे काला पोश पहने हुए एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनिए सुनिए जरा, रूपम चौधरी या उनकी पत्नी को बुला दीजिए। कहो बाबू साहब, मैं ही उनकी धर्मपत्नी हूँ। जी, क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? कहिए साहब, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं कोर्ट की तरफ से आपको कुछ विशेष जानकारियां देने आया हूँ। आपके पति रूपम चौधरी और उनके सुपुत्र जगदीश चौधरी ने कुछ समय पहले ये घर गिरवी रखकर भारी मात्रा में कर्जा लिया था और उन्होंने समय से पैसा चुकता नहीं किया। इसलिए जिस व्यक्ति ने उन्हें पैसे दिए थे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह मुद्दा अब उच्च न्यायालय तक पेश हो चुका है। इसलिए यह घर पूरी तौर पर न्यायालय के जब्तीकरण में होगा। ये सुनकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनकी आंखों में आंसू डबडबा पड़ते हैं। देखिए वकील साहब, आपके नजरिए से ये घर ईंट पत्थर का है, मगर हमारी लाखों याद इस घर से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको ये घर खाली करना होगा। मगर वकील साहब, उससे पहले हमें कोर्ट की तरफ से कुछ मोहलत तो मिलेगी। आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा सरकार इस घर पर अपना दावा करेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। उस वकील के जाने के बाद फूलवती कहती है, बहू, इतने कम मोहलत में हम घर को कैसे छुड़ा पाएंगे? इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से अदा करेंगे? माँ जी, विश्वास से भरी औरत चाहे तो अपने बुलंद हौसले से पर्वत भी हिला सकती है। अब हमें घर की दहलीज से बाहर कदम रखना होगा और अपने कचौड़ियों के कारोबार को सिर्फ इस गांव के सीमा में रहकर ही नहीं बल्कि प्रत्येक गांव हॉल तक छाना होगा। दोनों सारी जमा पूंजी की जोड़ती करने लगती हैं। बहू, पाई पाई जोड़कर भी कचौड़ी के कारोबार के खातिर कम है। माँ जी, हाल फिलहाल के खातिर एक पुराना ठेला और एक स्टोव खरीद लेते हैं। बाकी हांडी बर्तन इत्यादि तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। दोनों सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर सारा इंतजाम करती हैं। माँ अन्नपूर्णा, आज आपका नाम लेकर हम सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। माँ, हमें सफलता देना। दोनों गांव देहात घूमती हुई कचौड़ियां बेचने की खातिर ऊंचे स्वर में आवाज लगाती हैं। कचौड़ियाँ खा लो, गर्मा गर्म फूली फूली स्वादिष्ट कचौड़ी खा लो। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा। ग्राहक अक्सर वहीं जमावाड़ा लगाते हैं जहां उन्हें कुछ मुफ्त मिले। पेश है गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ तीखी चटपटी आलू भंडारा सब्जी एकदम मुफ्त। खुशबू से मात कर कुछ लोग उनके ठेले के पास आते हैं। अरे ओ ठेले वाले, जरा चखाना तो अपनी कचौड़ियाँ। कंचन झटपट हाथ चलाकर उस युवक को कचौड़ी और सब्जी परोस देती है। अरे वाह भाई, तुम्हारी इन कचौड़ियों का स्वाद तो लाजवाब है। हाँ, मुंह से छूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर जैसे ही शाम होने को आती है, दोनों सास बहू ठेले को बढ़ाने लगती हैं। माँ जी, हमें जल्दी से अपनी कचौड़ी के ठेले को लेकर बाजार में पहुँचना होगा, क्योंकि शाम की बेला में गांव देहात के लोग बाजार में खाने निकलते हैं। वो बाजार के एक खाली नुक्कड़ पर खड़ी हो जाती हैं। तभी सास बहू की कचौड़ी की खुशबू से लुभाते हुए लोग मानो उनके ठेले पर जमा हो जाते हैं। अरे ओ काकी, जल्दी से हमका ही कचौड़ी चखा दो। राबड़ी गपा गप अनेकों कचौड़ी को खाने लगती है। वाह, क्या स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं, और ये भंडारा आलू तो इन कचौड़ी के शान में एकदम मेल खा रहा है। पहले ही दिन सास बहू की कचौड़ियों की लूटपाट मच जाती है। भरोसा ही नहीं हो रहा कि पहले दिन के भीतर ही सारी कचौड़ी बिक जाएंगी और हमें इतनी कमाई होगी।
कल से हमें अपनी कचौड़ी का उत्पादन दुगना करना होगा बहू। अगली भोर दोबारा से वो कचौड़ी तैयार करके उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। अब किस्मत उनका भरसक साथ देती है, जिससे उनकी कचौड़ी का ठेला धावक की तरह दौड़ पड़ा था। 1 महीने बाद दिन रात कचौड़ियां बेचकर भी अभी तक सिर्फ इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं। बहू, ये तो फिरौती की आधी रकम भी नहीं है, हमको कुछ बड़ा करना होगा। माँ जी, एक तरकीब है जिससे कि हम आने वाले 2 महीनों में कोर्ट के पैसे चुका सकते हैं। हमें अपनी कचौड़ियों की श्रेणी में कुछ और जोड़ना होगा। जैसे कि बहू? माँ जी सोचिए, जब हम सादी कचौड़ी और सब्जी बेचकर इतना पैसा कमा सकते हैं, तो अगर हम अपनी कचौड़ी के ठेले में राज कचौड़ी, दही कचौड़ी, दाल कचौड़ी, मोठ कचौड़ी भी शामिल कर लें तो? वैसे ये सारी कचौरियां बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों सास बहू भिन्न भिन्न प्रकार की कचौड़ी बनाकर बाजार में आती हैं। भाई और बंधुओं, पेश है सास बहू की गरम ठंडी कचौड़ी का तड़का, जिसमें शामिल है राज कचौड़ी, मोठ कचौड़ी, दही कचौड़ी मात्र 10 रुपए में। अरे वाह, आज तो तुम्हारे ठेले पर दर्जनों कचौड़ियों की वैरायटी है, सभी में से चखा दो। अरे मुझे जल्दी से 1 प्लेट राज कचौड़ी बना कर देना। मुझे ढेर सारी दही कचौड़ी। सास बहू लोगों की फरमाइश पर उन्हें कचौड़ी खिलाने में जुट जाती हैं। जहां उनकी कचौड़ी का ठेला खत्म होता है, वहीं उनके पैसे की पोटली भरती जाती है। अब पूरे बाजार में उनकी बनाई कचौड़ी को भारी मात्रा में पहचान मिलती है। लोग उनकी कचौड़ी की सराहना करते हैं। अरे सचमुच आपकी ये बनाई कचौड़ियाँ एक से बढ़कर एक हैं। मैं अपने घर के जश्न में आप दोनों सास बहू की कचौड़ी जरूर शामिल करूंगी, क्योंकि इन कचौड़ी के बिना जश्न फीका रह जाएगा। सास बहू की कचौड़ी को लोगों के द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन के साथ शादी पार्टियों के ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई शुरुआती दिनों से 2 गुनी 4 गुनी हो जाती है। 2 महीने बाद पैसे का इंतजाम कर लिया। दोनों उसी पल पैसे लेकर अदालत पहुंचती हैं। ये रहे आपके पैसे। आज से आपका हमारे घर पर 1 पैसे का भी अधिकार नहीं। इतनी बड़ी राशि इतने कम वक्त में कैसे की आपने? मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप उस दिन नहीं आए होते तो हम सास बहू को अपने हाथों की कलाबाजी की पहचान ही नहीं होती। अपने घर को बचाने के खातिर हमने कचौड़ियाँ बेची और हम सास बहू को उससे बड़ी सफलता मिली, जिसका श्रेय आपको जाता है। क्योंकि अगर आप हमें उस दिन चिंता देकर नहीं जाते तो आज हम भी उन्हीं 4 दीवारी में रहकर कचौड़ी बेचते रहते। इन सास बहू की सफलता देख वकील हक्का बक्का रह जाता है और सास बहू की कचौड़ी के कारोबार से न सिर्फ उनके पुराने घर का सफर पक्के मकान बल्कि कचौड़ी का ठेला दुकान में बदल जाता है। कटहल का अचार बनाने वाली अनाथ बहनें। बसंतपुर गांव में अंबिका और कैरी नाम की 2 बहनें अपनी मां कस्तूरी के संग रहती थी। उनका जीवन बेहद ही गरीबी में कट रहा था। कस्तूरी के हाथों में अचार बनाने का अच्छा इल्म था। वो आंगन में खड़े कटहल के गाछ से कटहल तोड़कर उनका अचार बनाकर हाल्ट बाजार में बेचा करती थी। बदले में जो पैसे आते उससे केवल गरीबी में उनके घर का चूल्हा जल पाता था। मगर जब से कस्तूरी ने बीमारी का बिछौना पकड़ा, उनके घर की दशा बद से बदतर हो गई थी। अंकिता जीजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कैरी केवल 10 साल की थी और अंबिका 14 की थी। वो सयाने शब्द से अपनी बहन को समझाती बुझाती हुई बोलती है। कैरी, माँ की तबीयत बेहद बिगड़ी है। इस वक्त माँ का खाना जरूरी है। उन्हें दवाई देना है, मगर माँ के खाने के बाद जो खाना बचेगा वो तू खा लेना। अंबिका की बातें बीमार कस्तूरी के कानों में उमड़ने घुमड़ने लगती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मुरझाए चेहरे को भिगो रहे थे। तभी गांव में तेज तूफान के साथ आसमान में छाए काले बादल बड़ी गड़गड़ाहट के साथ गरजने बरसने लगते हैं और खिड़की दरवाजों से आ रही जाड़े की पुरवाई बयार कस्तूरी को झकझोर कर रख देती है। उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो बड़ी कपकपाहट के साथ कराहने लगती है। आह माँ, माँ आप ठीक तो है? आपको क्या हो रहा है? बेटी, तेरी माँ की मिट्टी में मिलने का समय आ चला है। वादा कर, मेरे बाद तेरे हाथ कभी भीख मांगने को नहीं उठेंगे। अंबिका के शब्द उसका साथ छोड़ रहे थे। बावजूद इसके वो बच्ची हाथ बढ़ाकर कहती है, हाँ माँ, वादा करती हूँ। उस रात बसंतपुर गांव में बरसाती बादलों का काफिला तो छट जाता है, मगर अंबिका और कैरी के सर से बचा हुआ एकमात्र माँ का साया भी छिन जाता है।
सारी रात अनाथ बहनों का दुख दरिया बनकर बहे जा रहा था। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ भोर की बेला गांव को अंजोर करती है। दोनों बहन अपनी मां का अंतिम संस्कार करके घर लौटती हैं। तभी कैरी देर रात भूख जताते हुए कहती है, दीदी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये सुनकर अंबिका की निगाहें चूल्हे पर रखे चावल के बर्तन पर पड़ती है और वो झिझकते हुए कहती है, कैरी रात का भात बचा है, खाओगी? हाँ जीजी, मगर उससे माँ के हाथों बने कटहल का अचार जरूर देना। अंबिका खाना देकर सोच में डूब जाती है। अभी तो बासी चावल से चल बन गया, मगर कल क्या होगा? भगवान मेरी मदद कर, ताकि पेट की आग बुझाने के लिए मुझे और मेरी बहन को किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। ये सोचते हुए अंबिका की नजर अचार पर पड़ती है। अचार? हाँ, मैंने और कैरी ने माँ के साथ कई बार कटहल का अचार बनाया है। अब मैं और कैरी कटहल का अचार बनाएंगी। इसी के साथ अंबिका पेड़ की टहनी से एक बड़ा सा कटहल तोड़कर उसे काट छाट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। अब जल्दी से उन्हें उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इसके बाद अंबिका उबलते हुए कटहल को बड़े से बर्तन में उड़ेल कर नपे तुले हाथों से मसाला मिलाने लगती है और पूरे एक दिन धूप में पकाकर बोलती है, अब ये कटहल का अचार बाजार में बेचने के लिए तैयार है। कैरी जरा चक्कर तो बता, कैसा बनाया है तेरी बहन ने कटहल का अचार? कैरी झट से अचार का एक फांक खाकर बोलती है, दीदी अचार तो बेहद मजेदार बना है, बस इसमें कलौंजी और कश्मीरी लाल मिर्च की थोड़ी कमी है। इसके बाद कैरी और अंबिका कटहल के अचार को जार में सजा धजा कर ठेले पर लाद कर बेचने लगते हैं। आओ आओ चटोरी चाची, चखो कटहल का अचार, सास के जैसा तीखा, ननद के जैसा नमकीन। अचार की मसालेदार खुशबू से मंदाकर निमकी नाम की एक औरत अनाथ बहनों के अचार खरीदने की खातिर वहाँ खींची चली आती है। अरे कैसे बेच रही हो कटहल का अचार बिटिया? 15 का एक पाव है और 50 रुपए का 1 किलो कटहल का अचार है काकी। फिर तो झट से 2 किलो कटहल का अचार बांध दो और ये रखो 100 रुपए। अंबिका झट से कटहल का अचार बांधकर निमकी की ओर बढ़ा देती है। बदले में निमकी उन्हें पैसे दे देती है, जिसे लेकर दोनों बहनें अपने अचार के ठेले के साथ आगे बढ़ जाती हैं। कटहल का अचार खाओ आओ काकी मौसी और खरीदो कश्मीरी लाल मिर्च मसाले से भरपूर कटहल के अचार। दिन भर की बिक्री के बाद दोनों बहनें सूरज डूबने के साथ ही घर की ओर डग फेर लेती हैं। जीजी आपका चेहरा बुझा हुआ क्यों है? क्योंकि कैरी दिन भर में हमारे कटहल के अचार की बिक्री सिर्फ 500 ही हुई है और अचार बनाने में मिर्च मसालों और तेल की लागत का पड़ता 400 रुपए का था। मतलब सारे दिन में हमने 100 रुपए कमाया है। कोई बात नहीं जीजी, आज हमारे कटहल के अचार के व्यापार का पहला दिन था। बहुत जल्दी हम बहनों के अचार का जादू चप्पे चप्पे में छा जाएगा। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बहनें भरपूर मेहनत के साथ कटहल का अचार बनाती और उन्हें जार में भरकर बाजार में बेचने निकल पड़ती। अचार ले लो, कटहल का खट्टा मीठा मजेदार अचार खरीदे और खाने का स्वाद बढ़ाओ। अचार की आवाज सुनकर औरतों की भीड़ उनके पास जमावड़ा लगाए खड़ी हो जाती है। तभी रिपना कहती है, अरे ओ चंगू मंगू, कैसे बेच रही हो ये कटहल का अचार? 15 का पाव और 1 किलो का 50 का लगेगा। मुझे तो 5 किलो अचार चाहिए, मगर पहले एक भाग चखा तो, ताकि पता चले कि तेरे कटहल का अचार केवल रंगत में ही अच्छा है या स्वाद में भी। कैरी जार से एक अचार रिपना को निकाल कर दे देती है, जिसे चखकर रिपना दोनों बहनों की बड़ाई करते हुए कहती है, बहुत खूब, तुम्हारे कटहल का अचार तो मिश्री के जैसे मुंह में घुल गया, वरना तो कटहल के अचार में रेशे की कमी नहीं होती। झट से 5 किलो बांधो। जी जरूर काकी, मगर इतने अचार का आप क्या करेंगी? अरे बिटिया, बिना अचार के फाक के तो खाना फीका लगता है। बिना अचार के खाने का निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। रिपना अचार खरीद कर उसके पैसे बढ़ा देती है, जिसके बाद बाजार के ग्राहक बारी बारी से अचार खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में कटहल के अचार से भरे जार सफा चट हो जाते हैं और दोनों बहनें घर आ जाती हैं। दीदी आज तो आप खुश हो ना? हाँ मेरी बहन, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज पूरे 2500 के अचार की बिक्री हुई है, यानी कि दूसरे दिन ही पूरे 2000 का मुनाफा। मगर कल तो हमें और ज्यादा बढ़कर कटहल का अचार बनाना होगा।
जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दोनों अनाथ बहनों के कटहल के अचार का जादू घर घर में छा जाता है, जिससे गरीब अनाथ बहनों की जिंदगी की रेल पटरी पर आ पहुंचती है और वो जोड़ बटोर से बाजार में कटहल के अचार की एक दुकान खरीदकर अचार बनाने लगती हैं। कुछ ही सालों में दोनों अनाथ बहनें सयानी हो जाती हैं। तभी एक दिन एक रईस शख्स कोट पैंट पहने उनके कटहल की अचार की दुकान पर दस्तक देता है। जी नमस्ते, मेरा नाम चिराग है। हमारे कटहल के अचार की दुकान में आपका स्वागत है, कहिए। जी दरअसल मैं बड़ी बड़ी शादी पार्टीज में खाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। अगर आपके कटहल का अचार हमारे खाने की थाली में शामिल हो जाए तो हम दोनों का फायदा हो सकता है। ये तो हम बहनों के खातिर सुनहरा अवसर है, हम आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, आपको 2 दिन के अंदर 25 किलो कटहल का अचार बनाना होगा। ये रहे एडवांस। दोनों बहनें बाजार से खूब सारा मसाला मोल लेकर घर आती हैं, जहां वो कई सारे कटहल तोड़कर उन्हें बराबर भागों में काट छांट कर अचार बनाकर उन्हें धूप दिखाकर 2 दिन बाद चिराग को देती हैं। आपके कटहल के अचार ने तो कहर ढा दिया है। जितने भी बारातियों ने आप दोनों बहनों के हाथों से बना अचार खाया, उनके मुंह से अचार का स्वाद छूट ही नहीं रहा था। आखिरकार अनाथ बहनों ने अपने हाथों की बेहतरता के कारण बने कटहल के अचार से न सिर्फ गांव देहात तक सीमित रही, बल्कि हाट बाजार से शादी ब्याह में भी बढ़ चढ़कर सुर्खियां बटोरती हैं। आज बसंतपुर गांव में उन बहनों का आलीशान घर-बार और बाजार में अचार की बड़ी दुकान उनकी सफलता की छवि को भरपूरी से उभार रही है। एक बहू की 5 छोटी ननद। चारों तरफ खुशी का माहौल था, सभी लोग जश्न मना रहे थे। एक मंडप में गंगा की शादी प्रेम से हो रही थी। गंगा से शादी करके प्रेम उसे अपने घर ले आता है। प्रेम की माँ करिश्मा अपनी बहू का स्वागत करती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा। गंगा के अंदर आते ही उसकी 5 छोटी ननद उससे कहती हैं, भाभी जरा घूंघट तो उठाओ, मुझे आपका चेहरा देखना है। अरे भाभी, आपका लहंगा कितना सुंदर है। गंगा अपना घूंघट ऊपर करती है और कहती है, अरे वाह, तुम पांचों तो बहुत प्यारी हो। ऐसा कहकर गंगा अपनी 5 ननद को गले से लगा लेती है, जिसके बाद करिश्मा गंगा को अपने बेटे के कमरे तक छोड़ आती है। देख बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तेरी हुई। तेरी 5 छोटी छोटी नंद हैं, जिनकी जिम्मेदारी तेरे सर पर है। देख बहू, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं कैंसर की मरीज हूँ, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आगे चलकर तुझे इस घर को जोड़ कर रखना है। ये सुनते ही गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहते हैं, माँ जी, पहले ही भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया था, जिसके बाद आप एक माँ बनकर मेरी जिंदगी में आई और अब आप भी मेरी जिंदगी से चली जाओगी। लगता है कि मेरी जिंदगी में माँ का सुख है ही नहीं। बहू, सबके जीवन का एक मूल्य होता है। मेरे जीवन का जो मूल्य था, शायद वह अदा हो चुका है। अब तू अपने जीवन का मूल्य चुका। ऐसा कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रेम अपने कमरे में आता है और गंगा से बातें करने लगता है। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं और अचानक से हमारी शादी हो गई, इसलिए हमें पहले एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, है ना? अपनी सुहागरात वाले दिन प्रेम अपनी पत्नी गंगा से खूब सारी बातें करता है। उनकी वो रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गंगा एक संस्कारी बहू की तरह सुबह ही पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना लेती है और अपनी 5 ननद को प्यार से उठाकर उनसे कहती है, अरे तुम सभी अभी तक सो रही हो? चलो अब उठ जाओ, मैंने तुम सभी के लिए नाश्ता बनाया है। गंगा अपने पति और अपनी सास के साथ साथ अपनी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते अब करिश्मा का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन अचानक से उनके घर के दरवाजे पर कोई दरवाजा बजाने लगता है। दरवाजे की खटपट सुनकर गंगा दरवाजा खोलने जाती है। जी कहिए, कौन है आप और आपको किससे मिलना है? सुंदर, अति सुंदर, कितनी सुंदर हो तुम। क्या कहा तुमने? अरे मैं तो तुम्हें कह रहा था, भाग्यवान। वैसे ये लड़की कौन है और तुम हमसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ। ये सुनते ही देवराज और तानिया के होश उड़ जाते हैं और देवराज गंगा से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर घुस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है,
माँ माँ कहाँ पर हो आप? ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? मेरे घर में मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे छोटे भाई, अभी भी तू नाराज है? देख, मैं अपनी माँ को देखने के लिए आया हूँ। अरे जा जा, अपनी माँ को देखने आया है या फिर माँ के मरने पर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने आया है? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी ममता मुझे यहाँ तक खींच लाई। माँ, देवराज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी माँ और अपने छोटे भाई को किसी तरह फंसा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी तानिया के साथ उसी घर में रहने लगता है। एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते करिश्मा भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा प्रेम को मिल जाता है और आधा हिस्सा देवराज को। एक दिन तानिया देवराज से कमरे में कहती है, अजी मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम प्रेम को रास्ते से हटा दें, फिर इस पूरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक केवल हम ही होंगे। देवराज अपनी चालाक पत्नी की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपने भाई की कार के ब्रेक फेल कर देता है, जिसके कारण प्रेम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारी गंगा विधवा हो जाती है। आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? मेरे साथ साथ आपकी बहनों का अब क्या होगा? भाभी भैया उठ क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें उठाओ ना। भैया ऐसे शांत क्यों है भाभी, और आप रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ ना भाभी, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। भैया आप कभी नहीं उठेंगे, भैया मर गए हैं। अपनी छोटी छोटी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेचारी गंगा और टूट जाती है, जिसके बाद देवराज अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करवा देता है। प्रेम के मरने के बाद तानिया गंगा और उसकी 5 छोटी ननद से कहती है, अब तुम्हारा पति इस दुनिया में तो रहा नहीं, इसलिए इस घर में भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब इन 5 को यहाँ से ले जाओ। दीदी, हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए। इतनी रात के समय मैं अपनी 5 ननद के साथ कहाँ जाऊंगी? हमें इस घर के एक छोटे से कोने में जगह दे दीजिए। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। देवराज गंगा को उसकी 5 छोटी ननद के साथ धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बेचारी गंगा अपनी 5 ननद का हाथ थामकर चलने लगती है। क्यों भगवान, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? पहले मेरे जन्म के पश्चात तूने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, और जब मुझे मेरी माँ जैसी सास मिली तो तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। एक दोस्त जैसा पति मिला, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी 5 ननद का ख्याल कैसे रखूंगी? गंगा रोती हुई अपनी 5 ननद के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी बारिश होने लगती है और वो सभी भीगने लगते हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। आनंद, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़ो, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और ये छोटी बच्चियां कौन हैं? गंगा अपने ऊपर बीती हुई सभी बातें आनंद को बताती है। आनंद उसका बचपन का दोस्त था, जो उससे मन ही मन बहुत प्यार करता था। वो गंगा के साथ उसकी 5 ननद को अपने घर ले आता है। देखो गंगा, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आनंद गंगा के साथ साथ उसकी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ये सब देखकर गंगा बहुत खुश होती है, लेकिन वो एक दिन आनंद से कहती है, आनंद, तुमने हमारी मुसीबत में हमारा बहुत साथ दिया और अभी भी तुम हमारा साथ दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने एहसानों तले मत दबाओ। मैं कुछ करके अपनी 5 ननद का पेट पालना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ गंगा, तुम बहुत आत्मनिर्भर हो। मैं अपने एहसानों तले तुम्हें दबाना नहीं चाहता। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। आनंद गंगा को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है, जिसके बाद गंगा एक अच्छी खासी नौकरी करके अपने 5 ननद का अच्छे से ख्याल रखने लगती है और वो उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी डाल देती है, जिसके बाद वो उनकी परवरिश करती है। वहीं दूसरी तरफ आनंद गंगा को एक तरफा प्यार करता रहता है, लेकिन वो उसे अपने प्यार के बारे में कभी नहीं बताता, ताकि वो उसे दोबारा खो न सके। अगर हौसले की बुनियाद मजबूत हो तो हर मुसीबत का समाधान निकल आता है। इंसान का अंदर से मजबूत होना जरूरी है, फिर चाहे बाहर से वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। भूत और चुड़ैलों का डांस। आधी रात के समय आकाश से धरती पर एक सीढ़ियां बनती हुई आती हैं, जिसमें कुछ आत्माएं चढ़कर आकाश के अंदर समा जाते हैं। देखते ही देखते वो सभी आत्माएं भूतिया दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां कई सारे भूत और चुड़ैल अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। भूतिया दुनिया के दरबारी उन सभी आत्माओं को एक कटोरे में खून पिलाते हैं।
भूतों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आओ अंदर आ जाओ, तुम सभी बहुत ही अच्छे मौके पर आए हो। वो सभी आत्माएं खून का कटोरा पीकर भूतिया दुनिया में कदम रखती हैं, जहाँ कुछ चुड़ैलें आपस में लड़ रही होती हैं तो कुछ भूत एक दूसरे से कुश्ती कर रहे होते हैं। तभी एक चुड़ैल अपने भूतिया पति से कहती है, देखो मैं पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। अब जरा बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ले भैया ओम फो, कतई धर्राटे काट रही है। तभी चुड़ैल अपने भूतिया पति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। नाशपीटे, तुझे तो सही सही तारीफ भी करने नहीं आता। वो तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। चुड़ैल फिर से अपने भूतिया पति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। अब क्यों मेरे मुंह पर तमाचा मारा? मैंने इतनी अच्छी तारीफ तो की थी तुम्हारी। अबे कुत्ते, तुझे कुछ नहीं पता, मैं चुड़ैल हूँ। तू मुझे परी बोल रहा है हा? ओह लो, हो गई मुझसे गलती। अरे भगवान, अब तो चलो, नहीं तो हमें देरी हो जाएगी। जैसे इंसानी दुनिया में हमारे कई सारे त्योहार होते हैं, ऐसे ही भूतिया दुनिया में साल के एक दिन जश्न रखा जाता है, जिसमें कई लोग अपनी खुशी से बहुत सी चीजें करते हैं। जैसे कोई गाना गाता है तो कोई डांस करता है, वहीं कोई अपना कुछ अलग करतब दिखाता है और चांडाल को खुश करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से भूतिया दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तभी वहाँ कुछ भूतिया भूतों की टीम गाना गा रही होती है। तुम पास आए, सड़े फूल लाए, तुमने न जाने क्या बिस्तर सड़ाए। अब तो मेरा दिल नहाने को करता है, क्या करूं हाय, साबुन महंगा पड़ता है। अबे बेसुरे, ये क्या गाना गा रहा है? ऐसे गाने पर तो लोग कैसे नाचेंगे? अबे थोड़ा तो हमारे बारे में सोच। तुम लोग आपस में बहस करते रहो। मैंने तो अपने लिए गाना सोचा है और मैं उसी गाने पर नाचूंगी। ऐसा क्या? तो बता, कौन से गाने पर नाचने वाली है तू? मेरा बलमा छैल छबीला, मैं तो नाचूंगी। छाया का गाना सुनते ही वहाँ खड़े सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ, एक तू ही तो है जो अपने छैल छबीले बलमे के ऊपर दुर्राटे काटेगी। हाँ, वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दूसरी भूत और चुड़ैलों की टीम आती है और उन्हें देखकर कहती है, मैं हूँ माया, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाया। तुम भूत और चुड़ैलों की क्या औकात जो तुम मेरे गाने और नाच के आगे टिक पाओगे। माया बहुत ही हॉट एंड सेक्सी थी। उसे देखते ही सभी भूतों की नजर उसके ऊपर तक जाती है। तभी कलयुग उसे देखकर कहता है, अरे कोई एसी तो चलाओ, कितनी गर्मी हो गई है यहाँ पर। माया के आते ही हाय 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 गर्मी। अरे बाबूजी जरा धीरे चलो, अब बिजली गिरी, यहाँ बिजली गिरी। हाँ हाँ, बिजली तो अब तुम सब पर गिरेगी जब हमारी टीम तुम्हारी टीम से जीत जाएगी। अरे आता माझी सटकली। अरे जा जा, तुझे क्या लगता है कि तू ही है जो बिजली गिरा सकती है? अरे मैं कब से इस दिन की तैयारी कर रहा था। तो देखना, जब मैं गाना गाऊंगा तो सब लोग कितने पागल हो जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे, बेहोश। हाँ हाँ, तेरे बदबूदार गाने को सुनकर तो कोई भी बेहोश हो ही जाएगा। आइला, तू समझती क्या है अपने आप को? हाँ हाँ हाँ, मैं अपने आप को मिस्टर परफेक्ट समझती हूँ। ओ हेलो, इंग्लिश के साथ अपना जेंडर चेंज मत कर। तू मिस परफेक्ट है, ना कि मिस्टर परफेक्ट। अरे हाँ हाँ, वही। अगर माया मैडम को अपने ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो क्यों ना इस फेस्टिवल के साथ एक कंपटीशन भी हो जाए। हाँ हाँ, इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। अब देखें जरा किसमें कितना है दम। जम के रखना कदम मेरे साथिया। माया तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन सभी लोगों की हम पुंगी बजा देंगे। पिछले साल भी इन लोगों ने इसी तरह हमारे साथ कंपटीशन लगाया था, लेकिन ये बेचारे छोटे मोटे भूत और चुड़ैल हमारे सामने क्या टिकने वाले थे। अरे माया, ये चुड़ैल क्या कह गई? ये कह रही है कि तुम नहीं बचोगे। हाँ, वो तो कल पता चलेगा कि कौन किसको हराता है कंपटीशन के दौरान।
भूतिया दुनिया में दो अलग अलग टीम बढ़ जाती है, जिसमें दोनों लोग अपने अपने सिंगिंग और डांस की तैयारियों में लग जाते हैं। एक तरफ नए भूत और चुड़ैल होते हैं तो दूसरी तरफ पुराने भूत और चुड़ैल होते हैं जो कई सालों से कंपटीशन जीतते आ रहे थे। अगर इस कंपटीशन को हमने नहीं जीता तो इतने सालों से बनाया हुआ हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अरे माया बेबी, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? इस कंपटीशन को तो हम लोग ही जीतेंगे और देखना चंडाल बाबा फिर से हमें कंपटीशन जीतने का एक बहुत अच्छा सा इनाम भी देंगे। चंडाल बाबा की तो हमारे ऊपर हमेशा से कृपा है। इस कंपटीशन को जीतने के बाद चंडाल बाबा हमें नई शक्तियाँ देगा। चलो अब डांस की तैयारियाँ करते हैं। माया अपनी टीम के साथ तैयारियां कर ही रही होती है कि छाया भी अपनी टीम के साथ तैयारियों में लग जाती है। देखो, ये हमारा दूसरा कंपटीशन है। पहले में तो इन्होंने हमें हरा दिया था, लेकिन इस बार हम हारेंगे नहीं। हमें जीतना तो होगा। इस कंपटीशन को जीतना बहुत टफ है। चंडाल बाबा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमसे खुशी होंगे। अगर हम चंडाल बाबा को खुश करने के लिए कुछ ऐसा ले आए जिसके चलते चंडाल बाबा हमारी तरफ से ध्यान हटा ही नहीं पाए, तो हम लोग इस कंपटीशन को जीत सकते हैं और अपने लिए चंडाल बाबा से नई शक्तियां भी मांग सकते हैं। क्या कहते हो दोस्तों? अगर माया अपने छैल छबीले गाने पर नाचेगी तो हम इस कंपटीशन को हार के ही रहेंगे। चिंता मत करो, मैं पृथ्वी लोक जा रहा हूँ, वहाँ से मैं कुछ जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर रुद्राक्ष पृथ्वी लोक पर पहुंच जाता है, जहां पर एक कंपटीशन में पहुंचता है। उस कंपटीशन में एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री को नाचते हुए देखता है। जिस गाने पर वो नाच रही होती है वो गाना रुद्राक्ष को बहुत प्यारा लगता है। आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया। रुद्राक्ष उस गाने की कैसेट चोरी करके अपनी भूतिया दुनिया में ले आता है, जिसके बाद रुद्राक्ष अपनी टीम के साथ उस गाने पर प्रैक्टिस करता है। एक तरफ छाया रुद्राक्ष के लाए हुए इस गाने पर प्रैक्टिस करती है तो दूसरी तरफ माया अपने भूतिया टीम के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। देखते ही देखते अगला दिन शुरू हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग बारी बारी से चांडाल को खुश करने के लिए उसके सामने आते हैं और अपना नृत्य करते हैं। चलो दोस्तों, अब हमारी बारी है। अब तो हम लोग जीत कर ही रहेंगे। माया चंडाल के सामने जाती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाचने लगती है। उनका डांस देखकर चांडाल खुश होता है, लेकिन उनके जाने के बाद छाया गाना गाने के साथ साथ अपनी टीम रुद्राक्ष और कलयुग के साथ मिलकर डांस भी शुरू कर देती है। आमी जे तुम्हार, शुधु जे तुम्हार, आमी जे तुम्हार, मेरी चाहते फिजा में बहेंगी। गाने के साथ छाया का निर्णय भी बहुत प्यारा होता है। वही दूसरी तरफ जब चांडाल इस गाने को सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो उनसे कहता है, ये गाना तुम कहाँ से लेकर आए हो? बहुत मुश्किलों से मैंने आपके लिए गाना ढूंढा है। तुम्हारे इस गाने के चलते मुझे अपनी प्रेमिका याद आ गई। मैं तुम्हारे इस गाने और तुम्हारे डांस से बहुत खुश हूँ। आज से तुम तीनों के पास वो अद्भुत शक्तियाँ होंगी जिनका सामना कोई नहीं कर पाएगा और भूतिया दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल तुम्हारे आगे झुकेंगे। चांडाल उन तीनों को भूतिया शक्तियां देता है, जिसके बाद वो तीनों इस साल अपने इस जश्न को बहुत अच्छे से मनाते हैं। वहीं माया को ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती